जिस चैप्टर को समझने में एस्पिरेंट्स को 2 से 3 दिन लग जाते हैं और उसके बाद भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि उनने कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को खत्म कर लिया है कि नहीं कर लिया है, वो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आज मैं इसको सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगा हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फर्म्स होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज होती हैं। दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है ना, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बिल्कुल सेम है। उनका बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल सेम है। जैसे बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट होती हैं, करंट होती हैं, ये सब बिल्कुल दोनों में सेम है। पीएल में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन है। अंतर किस बात का है? अंतर है खाली फॉर्मेट्स का। जो हम फर्म्स की पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होती है जेनरिक फॉर्मेट, और जो हम कंपनीज की पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होती है एक सेट फॉर्मेट जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 ने दिया होता है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 ने हमें शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक फाउंडेशन आता होगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहाँ रखते हैं। तो वो फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले पढ़नी पड़ती है, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर तो आपको सिर्फ इस चीज़ को एक फॉर्मेट में सेट करना है, जो कि हम कंपनीज में शेड्यूल 3 के नाम से पढ़ते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का काम है आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिवनेस अंडरस्टैंडिंग देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी वीडियोस में यहीं पर अपलोड करने वाला हूँ सारी रेगुलेटरी बॉडीज की, बीट सेबी, आरबीआई, एडाई, एनीथिंग, राइट, आईएफएससी एंड ऑल, ओके। और मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, जो भी मैं नोटिफाई करता हूँ चीज़ें, जो भी आपसे बात करूँगा, वो सीधे टेलीग्राम चैनल पे करता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, गूगल लेंस से स्कैन कर लेना, वरना ये देखो यहाँ पॉज करके नाम लिखा हुआ है टॉप करो रेगुलेटरी, सर्च कर लेना, @ डाल के चैनल खुल जाएगा। वरना व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ भी मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ हर चीज़ के बारे में, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं भाई चैप्टर पे, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आराम से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा आपकी हर एक डाउट को इसमें, ठीक है। शुरू करते हैं, चलो भाई। और हम कॉन्सेप्ट्स को ना सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ रहे हैं हम, और हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते चलूंगा मैं, और सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले, अ बैंक इज कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू अ फर्म, which specific attribute of the financial statements will bank be the most concerned with and why? देखो, इस क्वेश्चन का जो बेसिक प्राइमरी पर्पस है वो इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उनको यूज कौन कौन करने वाला है। पहले आपको यूजर्स के बारे में भी पता होना चाहिए ना। तो इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स को जो यूज करता है वो बहुत सारी पार्टी होती है, कुछ इंटरनल होती है, कुछ एक्सटर्नल होती है। इंटरनल पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक्सटर्नल पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बैंक के बारे में बात कर रहा है कि जब बैंक होगा वो क्या चीज देखेगा। देखो लिखा ना, अ बैंक इज कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी टू अ फर्म, वो एक शॉर्ट टर्म लोन देने वाला है फर्म को। कह रहा है कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफिकली बैंक देखने वाला है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर आपको वो लोन देना चाहता है शॉर्ट टर्म। तो क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा टू एंश्योर ओनर्स वेल्थ इज ग्रोइंग और नॉट, सॉल्वेंसी देखेगा टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, फिक्स्ड एसेट, लिक्विडिटी देखेगा टू एंश्योर द फर्म हैज इनफ कैश और नियर कैश एसेट टू रिटर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन टाइम। एब्सोल्युटली करेक्ट भैया, बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन जल्दी वापस करना पड़ता है, तो वो ये देखेगा कि आपके पास पैसे हैं भी कि नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इनफ कैश है कि नहीं है, या फिर कुछ ऐसे करंट एसेट या क्विक एसेट है कि नहीं है कि जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जिससे आप कैश जनरेट करके पैसा वापस करो। भैया वो जो बी ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देके क्या करेगा कि लॉन्ग टर्म में कितना कमाते हो, उसको तो शॉर्ट टर्म में पैसा वापस चाहिए, तो बी तो कैंसिल हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी देख के भी क्या करेगा, वो तो ओनर्स का काम है। अरे भाई, प्रॉफिटेबिलिटी से ओनर्स को डिविडेंड वगैरह मिलता है, ओनर देखेगा प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक को तो पैसा वापस ही करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो बैंक देखेगा लिक्विडिटी। बात समझ में आ गई, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एजेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर। कह रहा कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे इंटरनल स्टेक होल्डर, और जो एजेंट भी है, जो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। देखते हैं, ए कह रहा है द गवर्नमेंट एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, माइट बी, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस एज वेल।
ठीक है, देखो इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है, माइट बी गवर्नमेंट माइट बी एजेंट एंड वर्किंग फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, दैट माइट बी करेक्ट, बट इट इज आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर। गवर्नमेंट जो है कंपनी का, फर्म का इंटरनल स्टेक होल्डर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमको देखना है कि दोनों चीजें, एजेंट भी होना चाहिए, इंटरनल स्टेक होल्डर भी होना चाहिए। मैनेजर्स एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ द ओनर्स टू मैनेज द बिजनेस फॉर अ करियर, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई, ये तो बिल्कुल सही है। मैनेजर्स जो होते हैं फर्म्स के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो ओनर्स के एजेंट ही तो हैं, ओनर्स के बिहाफ में तो काम कर रहे हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी और के बिहाफ में काम कर रहे हो, उनको फायदा दिलाने के लिए आप काम कर रहे हो अपने करियर के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका आंसर है मैनेजर एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ ओनर्स टू मैनेज द बिजनेस फॉर अ करियर। मैनेजर इंटरनल स्टेक होल्डर भी हैं और एजेंट तो है ही, किन के एजेंट है, ओनर्स के एजेंट है। बात समझ में आती है, चलो वेरी नाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाकी ऑप्शन ही पढ़ लूँ आपके लिए एलिमिनेट करने के लिए, थोड़ा सही क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं। बैंक्स एक्टिंग एज एजेंट्स फॉर द रिकवरी ऑफ लोन्स, नहीं भाई, बैंक तो इंटरनल है ही नहीं, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर नहीं है। कस्टमर एक्टिंग एज एजेंट्स बाय द, अगेन कस्टमर तो है ही नहीं। क्रेडिटर्स, ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है, तो सारे एलिमिनेट हो गए, आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है, आप मुझसे पूछ सकते हो ना। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है इसका, हम कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए पढ़ते हैं भाई, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में उतर के आता है, असेट और लायबिलिटी जहाँ पे रखते हो आप बैलेंस शीट, वहाँ उतर के आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको खर्चा करके आप अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने वाले हो, इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उससे आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट होती है, समझ में आ रही बात, चमक रहा है। अब अगर मैं बात करूँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आप कर रहे हो, जो खर्चा आप कर रहे हो एक साल के अंदर जिनका बेनिफिट मिलना है, उसके लिए जो खर्चा कर रहे हो वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका आता है पीएल अकाउंट में। तो क्योंकि आप पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर डिसाइड करते हो कि ये पीएल का पार्ट बनेगा कि बैलेंस शीट का, तो आपको पहचानना आना चाहिए ना कि कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वरना आप बैलेंस शीट भी गलत बना दोगे, पीएल भी गलत बना दोगे। और वही तो हम इसमें पढ़ रहे हैं भाई, पीएल पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यही तो है। समझ में आई बात, चमक रहा है कि क्यों हम एक्सपेंडिचर को यहाँ पढ़ रहे हैं कि रिवेन्यू है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू रिप्लेस अ वॉर्न आउट पार्ट। अच्छा मैंने बताया नहीं आपको कि क्या होता है रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो भी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शॉर्ट में समझो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो मैंने तरीका बता दिया आपको कि एक साल के अंदर आपको बेनिफिट देने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा तक आपको बेनिफिट देने वाला है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है, जो आपकी करंट कैपेसिटी है अर्निंग की उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी देते हो आप एम्प्लॉयज़ वगैरह को, ठीक है, और जो भी आपके रेगुलर खर्चे होते हैं वो आपके करंट रिवेन्यू को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर आप नहीं करोगे मेंटेन तो आपका रिवेन्यू और डाउन हो जाएगा। अगर ये सब खर्चे नहीं करोगे आप, रेंट है, सैलरीज हैं, ये सब खर्चे नहीं करोगे तो आपको जो करंट रेवेन्यू है वो भी डाउन हो जाएगा। तो करंट रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए आप ये सब करते हो, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो आपको फ्यूचर में एडिशनल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी में आपने इंजन ही बदल दिया, इंजन आपका एवरेज बढ़ाएगा फ्यूचर में भी, गाड़ी का जो इंजन आपने चेंज कर दिया है तो वो आपका फ्यूचर में गाड़ी का एवरेज बढ़ाएगा। लेकिन अगर गाड़ी में आप नॉर्मल रिपेयर वगैरह कर रहे हो, तो वो तो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो ना, ताकि वो उतना जितना चल रही है उतना चलते रहे, खराब ना पड़े। तो मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो फ्यूचर में आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दे, आपका रेवेन्यू को ही ग्रो कराए फ्यूचर में जाके, ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मतलब मेंटेन करने के लिए होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ग्रोथ के लिए करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू रिप्लेस अ वॉर्न आउट पार्ट। अब यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, खराब पार्ट को हटा दिया। अरे भाई अगर खराब पार्ट है तो जो जितना मशीन बना रही थी उतना भी नहीं बनाएगा, ठीक है, ताकि इसको वर्किंग कंडीशन में रख सको। किसमें कंडीशन में? वर्किंग कंडीशन में। और साइमल्टेनियसली एक नया अटैचमेंट ऐड किया सेम मशीन में जिसने प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ा दिया 20% से। अब वो खाली मेंटेन नहीं कर रहे हो तुमने एक नया अटैचमेंट लगा दिया जिससे प्रोडक्शन स्पीड बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो ये तो फायदा दे रहा है तुमको एक्स्ट्रा, खाली मेंटेन तो ऊपर कर रहे थे।
तो जहाँ ऊपर मेंटेन कर रहे थे वर्किंग कंडीशन में वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट ये जो नया वाला लगाया पार्ट आपने, जिससे आपकी स्पीड बढ़ गई 20%, अरे भाई स्पीड बढ़ा तो खर्चा अपने आप कम हो गया ना, टाइम भी तो रिसोर्स है, कम टाइम लगा मतलब कम खर्चा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो पहले वाला है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो भाई देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। रिप्लेसमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट द न्यू अटैचमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ फर्म स्पेंड्स 10 लाख ऑन मैसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन। देखो एडवर्टीजमेंट कैंपेन का सीधा फंडा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों होता है बात समझो, मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा दिया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी तक नहीं समझाया, अब समझा देता हूँ ताकि क्वेश्चन कर लो आराम से। देखो भाई है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप असली का असेट खरीदते हो, असेट पे खर्चा करते हो। यहाँ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हो, कोई फिजिकल असेट तो आ नहीं रहा है, कोई असेट तो आ नहीं रहा है, तो है तो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जहाँ फिजिकल असेट तो नहीं आ रहा है, बट ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट आपको फ्यूचर तक मिलने वाला है, इसलिए इसका नाम अलग से रख दिया। इसलिए इसका नाम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रखा, इसलिए इसका नाम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रखा, और इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आगे मिलने वाला है, तो इसके एक्सपेंडिचर को भी हम डिफर कर देते हैं। डिफर मतलब पोस्टपोन कर देते हैं, एक साथ इसी साल सारा का सारा एक्सपेंडिचर हम नहीं दिखाएंगे, थोड़ा एक्सपेंडिचर इस साल दिखाएंगे, थोड़ा एक्सपेंडिचर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट भी हमें हर साल मिलने वाला है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी आवाज़ चेक कर लेता हूँ, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज़ भाई, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट चेक करना, ठीक है। चलो भाई कहाँ थे हम, ये समझा दिया मैंने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो हम जो भी हमने 10 लाख का खर्चा किया है यहाँ पे, उसको हम एज एन असेट रखेंगे, फिर एक साल बाद 4 ईयर्स के लिए था ना, 4 ईयर्स के लिए इसके बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, तो 2.5 लाख हो जाएगा। तो हर साल हम 2.5 लाख पीएल अकाउंट में डालते रहेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन है, अब समझा तो पूरा दिया है। 10 लाख को डेबिट करोगे पीएल अकाउंट से एक्सपेंस नहीं, 10 लाख को फिक्स्ड एसेट शो करोगे बैलेंस शीट में नहीं, पूरा नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, भाई रिसीट तो है ही नहीं। हाँ, इट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विद अ पोर्शन रिटर्न ऑफ टू द पीएल अकाउंट, मतलब पहले साल कुछ पोर्शन आप पीएल में डाल दोगे और जो बचेगा उसको बैलेंस शीट में डाल दोगे। लेकिन जब खर्चा किया होगा स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, तब तो पूरा असेट में आएगा, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसका उतना पार्ट जितना यूज हुआ है वो डाल दोगे आप एक्सपेंस में प्रोपोर्शनेटली, और बाकी आपका बैलेंस शीट में असेट में पड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 repairs is wrongly treated as capital expenditure, what is the impact on the financial statement? देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो करते हो आप, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल अकाउंट के एक्सपेंस में ना दिखा के उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब असेट में दिखा दिया है, मतलब आपने अपना असेट को ओवर स्टेट कर दिया है, बढ़ा के दिखा दिया है, और अपने एक्सपेंस को कम कर दिया है। एक्सपेंस को कम कर दिया ना, एक्सपेंस से हटा के आपने बैलेंस शीट में डाल दिया। एक्सपेंस को कम कर दोगे, प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दिया, एक्सपेंस कम होने का मतलब है प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया, और आपका जो असेट साइड है, वो भी आपने बढ़ा दिया, ठीक है। क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर को जो आपका पीएल के एक्सपेंस में होना चाहिए था उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया आपने, असेट में दिखा दिया। तो असेट पहली बात तो ओवर स्टेट होंगे, देखो असेट ओवर स्टेट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और कहीं नहीं लिखा है, तो बाकी का तुमको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सही है, देखो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट होता है, असेट भी ओवर स्टेट है, ये समझाया था ना, क्योंकि आपने पीएल के एक्सपेंस को कम कर दिया है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो गया और असेट भी ओवरस्टेट हो गया, ठीक है भाई। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। अब आपको मैं कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट भी समझा देता हूँ। देखो कैपिटल रिसीट वो होती है जो आपके बैलेंस शीट को इंपैक्ट करेगी, सिंपल। असेट या लायबिलिटी को इंपैक्ट करेगा अगर कोई भी रिसीट, तो वो कैपिटल रिसीट है। इकोनॉमिक्स में भी ये डेफिनेशन है। अगर आपका दिस रिसीट इज नॉट इम्पैक्टिंग द बैलेंस शीट, मतलब वो भाई रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं है, सिंपल। चलो देखते हैं कौन सा कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है। इंटरेस्ट अगर आपको इन्वेस्टमेंट में मिलेगा तो वो पीएल का पार्ट होता है, भाई वो कैपिटल रिसीट नहीं होगा। भाई गुड्स बेचोगे तो पीएल का पार्ट है सेल में। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, देखो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन और ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
ये तो बैलेंस शीट का पार्ट दिख रहा है ना आपको, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कमीशन रिसीट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, भाई ये तो पीएल का पार्ट है, नहीं होगा कैपिटल रिसीट। डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन पीएल का पार्ट है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। और यही है, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा, तो आपका ये कैपिटल रिसीट है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आपको सिंपली मैंने तरीका समझा दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। वाह वाह क्या क्वेश्चन है। देखो एक्सपेंडिचर आपका मैंने समझाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बैलेंस शीट में असेट रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएल में डालते हो अपने खर्चों में, तो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही दूसरा नाम एक्सपेंस है। चमका। एक्सपेंडिचर तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक स्पेशल नाम है एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस आप पीएल में बुक करते हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है एक्सपेंस। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है भाई। एक्सपेंडिचर तो आपका ओवरऑल टर्म है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है, और एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ। ठीक, चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ये तो गलत है। एक्सपेंस इज वाइडर टर्म, नहीं, वाइडर टर्म एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस उसका सबसेट है। एक्सपेंडिचर इज एनी आउटले, बिल्कुल सही है, कोई भी आउटले करोगे एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक्सपेंस वो पोर्शन है, एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन है जो पीएल में दिखाते हो। पीएल में क्या दिखाते हो भाई, जो करंट ईयर में कंज्यूम हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन। देखो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो कैपिटल गेन आप करते हो, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बिल्डिंग बेची, वहाँ जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो कैपिटल प्रॉफिट के अंडर आता है, तो उसका टैक्सेशन कैपिटल प्रॉफिट के अंडर किया जाता है। टैक्सेशन का जो रेट लगता है ना, वो कैपिटल प्रॉफिट के हिसाब से किया जाता है, इसलिए टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से आपको कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स की डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से। अकाउंटेंसी के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्योंकि आप पीएल और बैलेंस शीट में आइटम्स पहचान रहे हो। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने समझा दिया आपको, बिकॉज ऑल एक्सपेंडिचर आर टैक्स डिडक्टेबल, नो, बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट्स आर टैक्स डिफरेंटली फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आवाज़ चेक करनी है मुझे, रुको, हेलो हेलो, हाँ आ रही है। चलो ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेक होल्डर is primarily interested in past profits and financial position as indicative of likely future performance। देखो ध्यान देखो, कौन सा स्टेक होल्डर, कौन सा यूजर, प्राइमरली लिखा हुआ है कीवर्ड, इंटरेस्टेड है पास्ट प्रॉफिट में से, पास्ट प्रॉफिट पे और फाइनेंशियल पोजीशन पे, जिससे वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सके। तो देखो इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकते हैं, करंट ओनर्स, मैनेजर्स, पर्सपेक्टिव ओनर्स, टैक्स अथॉरिटी, एम्प्लॉई। पर जिसका ये प्राइमरी इंटरेस्ट जिस स्टेक होल्डर का ये है कि पास्ट प्रॉफिट को चेक करना और फ्यूचर का पोजीशन को प्रिडिक्ट करना, वो है पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स या ओनर्स। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भी डेटा अभी तक का आया है, और फ्यूचर में ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पैसे को कितना बढ़ा देगा ये, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज आवर वेल्थ। तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो पैसा लगाएंगे। अगर उनके आज के पैसे को वो डबल कर दे, ट्रिपल कर दे या कुछ बढ़ा दे, तो पर्सपेक्टिव ओनर्स। लेकिन अगर आप कहोगे सर करंट ओनर भी तो देखेंगे, बात आपकी सही है, बट यहाँ पे देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है। करंट ओनर्स इसलिए आंसर नहीं होगा, करंट ओनर्स इस बात से ज़्यादा प्राइमरी उसका इंटरेस्ट इस बात से होगा कि उसने कब पैसा लगाया था और आज की डेट में उसका पैसा कितना हो गया है, क्योंकि वो तो ये भी सोच रहा होगा कि मुझे पैसा निकालना है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस से ज़्यादा करंट परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। जो करंट ओनर्स होगा, जैसे मैं मान लो रिलायंस का शेयर होल्डर मान लो, वैसे अभी मैंने शेयर वे सब बेच दिए हैं, ठीक है, अमेरिका का शुरू हुआ था सब ड्रामेबाजी, उसके पहले ही बहुत पहले बेच दिए थे मैंने। तो जैसे अगर मैं हूँ मान लो, फिर भी एग्जाम्पल के लिए, मैंने 5 साल पहले मान लो कोई पैसा लगाया है, मैं करंट प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा कि करंटली मेरे वेल्थ को कितना ग्रो कर दिया है और मुझे अभी निकालना सही है कि नहीं है, मेरे क्या मेरा गोल अचीव हो गया कि नहीं हो गया, जो भी रीज़न है, तो मैं करंट प्रॉफिट पे भी ध्यान दूंगा ना खाली। तो अब जो पर्सपेक्टिव ओनर्स है उसको तो आज की डेट पे देखना है कि आज की डेट में क्या शेयर प्राइस है, फ्यूचर में क्या होगा, आज की डेट में क्या प्रॉफिट है, बाद में क्या होगा, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करेगा। करंट ओनर्स का प्राइमरी होगा कि आज की डेट में कितना बढ़ाया है, जो मैंने पैसा लगाया था वो बताओ, फ्यूचर का तो फिर देखूंगा मैं। पहले वो उन लोगों से अपना हिसाब मांगेगा, डायरेक्टर्स वगैरह से, ठीक है, शेयर होल्डर। चलो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, लॉजिक समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
10th, a second hand machine is purchased for 50,000, 5,000 is spent on its carriage का मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे, and 10,000 on its immediate repair overhauling to make it यूजेबल बनाने के लिए पहले तो सेकेंड मशीनरी खरीदी और उसके बाद उसमें पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाया 5,000, फिर इसको रिपेयर ओवरहॉल किया 10,000 में, तब जाके वो यूज़ करने लायक हुई है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, किसी भी मशीन को असेट को खरीदते हो जब तक वो यूज़ करने की कंडीशन में ना आ जाए तब तक उसमें जितने खर्चे हैं सारे के सारे कैपिटलाइज करोगे, सारे के सारे मशीनरी अकाउंट में डालोगे। तो वही 50,000 प्लस 10,000 60,000, 60,000 प्लस 5,000 65,000। तो देखता हूँ आंसर है कि नहीं है। डी मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। देखो डी ही है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझाया था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बाबा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज रिकरिंग इन नेचर। देखो भाई रिकरिंग तो होता है, ये आंसर नहीं होगा। इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, भाई ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज, बाबा इंक्रीज नहीं करेगा, मेंटेन करता है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसको होल्ड पे रखो, फिर इसको एलिमिनेट नहीं किया है मैंने क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। इट्स बेनिफिट इज यूजुअली एग्जॉस्टेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी आंसर नहीं है। इट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएल, बिल्कुल पीएल में जाता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। अर्निंग कैपेसिटी को देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाता नहीं है, उसको मेंटेन करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपनी रिसीव्स अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक, दिस इज व्हाट। अरे लोन लिया है, कैपिटल रिसीट होना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि भाई लोन को कहाँ रखते हो, लाइबिलिटी में रखते हो ना, बैलेंस शीट के अपने। भाई बैलेंस शीट है आपकी, असेट भी होगा लाइबिलिटी भी होगा, लोन कहाँ रहेगा भाई, लाइबिलिटी साइड में रहेगा। ठीक है, तो आपका ये कैपिटल रिसीट है, अभी समझाया था ना कैपिटल रिसीट क्यों है। चलो, व्हेन अ फिक्स्ड असेट लाइक ओल्ड फर्नीचर इज सोल्ड, आपने एक ओल्ड फर्नीचर को बेच दिया, रिसीट इज कंसिडर्ड एज व्हाट। ओल्ड फर्नीचर को बेचा है आपने ना, तो देखो रिवेन्यू रिसीट तो नहीं है भाई, ये क्यों नहीं है रिवेन्यू रिसीट, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस नहीं है आपका, क्योंकि ये रेगुलर बिजनेस नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगा। पूछो क्यों, अरे भाई फर्नीचर की जो वैल्यू होगी, कैरिंग वैल्यू, वो तो आप असेट में दिखा रहे होगे ना बैलेंस शीट में, अब आपने बेच दिया तो फर्नीचर हट गया होगा। ठीक है, तो जब ये फिक्स एसेट बेचते हो तो कैपिटल रिसीट होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है, और ये देखो यही आंसर है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर रहा है। बैलेंस शीट में जो आपका असेट साइड है वहाँ फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसको हटा दिया तो कैपिटल रिसीट आ गया। ठीक है, चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई फर्नीचर खरीदा था, असेट में जाना चाहिए था, असेट में ना डाल के आपने परचेज में डाल दिया है, तो आपने अपने एक्सपेंस जबरदस्ती के बढ़ा दिए पीएल अकाउंट में, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट का ऑप्शन ही नहीं है, तो असेट लायबिलिटी का देखना पड़ेगा। तो आपका बैलेंस शीट में क्या हुआ है इफेक्ट, बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ा है। अच्छा क्वेश्चन ने पूछता है बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपका फर्नीचर था लेकिन आपने काउंटर नहीं किया, भाई आपकी असेट अंडर स्टेट हो गई है, आपने अपने असेट को कम दिखाया है, तो असेट अंडर स्टेट ऑप्शन नंबर सी है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, देखो एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखा हुआ है, पर जो मैं समझा रहा हूँ वही है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। घर जाके, मतलब घर जाके क्या, घर में बैठे होगे कहीं भी हो, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करता हूँ मैं, उस पर घर में रिवाइज कर लेना, चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो एक बार में तो एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना, वरना पढ़ना। नेक्स्ट, नॉन मॉनेटरी स्टेक्स इन अ बिजनेस आर टिपिकली हेल्ड बाय हुम। नॉन मॉनेटरी स्टेक कौन लेता है, ओनर्स के पास तो मॉनेटरी होता है, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स के पास देखो मॉनेटरी स्टेक नहीं होता है कुछ, मैनेजर एम्प्लॉय को भी मिलता है सैलरी वैली, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स के पास नॉन मॉनेटरी स्टेक्स होते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी के पास तो बैंक सप्लायर ये भी पैसा वैसा देता है, डिबेंचर होल्डर्स भी पैसा देता है, मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को पता ही है, कभी ईसॉप मिलते हैं, कभी कुछ मिलता है, और सैलरी भी मिलती है। गवर्नमेंट और रिसर्चर जो हैं, ये जो नॉन मॉनेटरी स्टेक इनके होते हैं, क्योंकि ये पता करना चाहते हैं कि कितना सोसाइटी को बेनिफिट वगैरह दे रहे हैं या कैसा काम कर रहे हैं, तो इनका नॉन मॉनेटरी स्टेक्स हैं। ठीक है भाई, आगे आते हैं। ट्रेडिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आ गया, ट्रेडिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का।
चलो ये भी अब देखो, अब धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। अभी समझ गए ना बेसिक। अब बात आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। मैं आपको बेसिक एक बार समझा देता हूँ, पूरा टॉपिक एक बार में खत्म करके फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पीएल की बात जब हम करते हैं ना, तो पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। क्या बनता है बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, जय माता दी भी बोल लो, उसके बाद बोलो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनता है, इसका मतलब क्या है समझो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रहेंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे रहता है सेल्स। ट्रेडिंग का मतलब भाई सिंपल होता है, बेचना और खरीदना। और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो भी यही डालते हो। और क्रेडिट में डालोगे सेल्स। तो ट्रेडिंग में क्या करोगे आप, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सब डालोगे, ओपनिंग स्टॉक भी डालोगे। ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब परचेज करके सेल कर रहे हो तो भी जो परचेज किया है वो भी यहाँ खर्चे डालोगे। बस जितने आपके बचे हुए एक्सपेंस हैं जिनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हो, वो पीएल में जाएगा। जैसे ऑफिस वगैरह का खर्चा जो भी होता है, बाकी सारे खर्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं जिसको हम, वो आते हैं ट्रेडिंग में। डायरेक्ट मतलब जिसको आप एट्रीब्यूट कर सकते हो ईजिली, गुड्स बनने में खर्चा हुआ है ये। जैसे आपने वेजेस दिया है, भाई फैक्ट्री बंदा काम कर रहा है, उसको वेजेस दोगे ना पर डे की वेजेस, वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहा है, वो डायरेक्ट वेज है, तो वो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का बनेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, प्लांट का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे यहाँ तो, और इन सारे खर्चों को मिला के बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ मजे आ गए ना। क्या बोलते हैं, COGS। इन सारे खर्चों को मिला के बोलते हैं, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको मिला के बोलते हैं COGS। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे बात समझ में। अब अगर आप सेल से, जो यहाँ पे सेल्स रखा था, उस सेल से अगर COGS को माइनस कर दोगे, कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। बस ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया यहीं पे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। अभी और समझ आएगा जब क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को कौन डिफाइन कर रहा है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, गलत। इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर टू असेट इन द नेट प्रॉफिट, गलत। नेट प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। सी, इट इज एन अकाउंट दैट समराइजेस द रिजल्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग गुड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही समझाया था सर ने, बिल्कुल यही आंसर है। अभी समझाया ना, मैन्युफैक्चरिंग बेसिक जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग और परचेज करना, इनसे जो खर्चे होंगे उनको रखते हो यहाँ पे, और सेल रखते हो, माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है। आप कहोगे सर आपने कहा था सैलरी जो होती है वो पीएल का पार्ट होगा, ये तो ऑपरेशनल नॉन मतलब अदर ऑपरेशनल खर्चे हैं, ऑफिस वाले खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है नहीं। लेकिन जो वेजेस होती है आपने बताया था भाई ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो जब लिखा है वेजेस एंड सैलरी तो कहाँ डालोगे, देखो ये तो लिखा है वेजेस एंड सैलरी अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, वेयर शुड दिस आइटम आइडली बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ डालोगे, ट्रेडिंग में कि पीएल में। ओह बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, पहले वेजेस लिखा है ना तो वेजेस को प्रायोरिटी दोगे। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो पीएल को प्रायोरिटी देते हैं। पहले वेजेस लिखा है, वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब है ट्रेडिंग में डालोगे। सैलरी एंड वेजेस लिखा होगा, पीएल में डालोगे। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है पीएल अकाउंट, जिसमें आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी रखते हो। अब ये मत कहना कि सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो रेगुलर एक्टिविटी से छोड़कर जो एक्सपेंसेस या प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या अदर ऑपरेटिंग इनकम्स बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये समझ में आ गया। ये था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज द वर्ड वेजेस अपीयर्स फर्स्ट इम्प्लाइंग डायरेक्ट लेबर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 97,500, द सेल्स आर 2,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल दिया है, अभी सिखाया था भाई, अभी सिखाया था। सेल दिया हुआ है, निकालना क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना ना। अरे तो अभी सिखाया था आपको। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस COGS, सेल माइनस COGS। COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस भाई बाकी सारे खर्चे ऐड करो, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो, और डायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी ऐड करो। यही होता है, और क्या होगा COGS भाई, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है सेल से माइनस कर देते हो, ये COGS है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 97,500। इसमें राइटिंग अच्छी नहीं बनती है बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। सेल्स 2,70,000 माइनस, ये सब माइनस करो, ओपनिंग स्टॉक कितना है 37,500, परचेज भी दे रखा है 1,05,000
5000 और क्या दे रखा है, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने हैं, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, दिया नहीं हुआ है, तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को x मान लो, बस आप इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, और क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 2,70,000 से पहले माइनस ये करो, फिर माइनस ये करना, जो भी आएगा वो लिखना, फिर 97,500 को इधर ट्रांसपोज कर देना और x वाले को इधर ट्रांसपोज कर देना, आंसर आ जाएगा। दिखाता हूँ, देखो ये क्या रखा होगा ना, 97,500 2,70,000 माइनस 37,500 प्लस 1,05,000 प्लस x। अच्छा कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड है, आपको पता ही है, तो कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा नहीं, आंसर हो जाना मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऊपर सही कर रखा है ना, मुझे पता है, देखो नीचे भी यही है, तो कैलकुलेटर आप खुद कर लेना, चेक कर लेना आंसर क्या है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे मेरे पास कैलकुलेटर है बट टाइम वेस्ट होगा, टाइप करूंगा दिखाऊंगा इतना, ठीक है, टाइम बचाना है, टाइम बहुत कम है। ऑप्शन नंबर बी 30,000, पर खुद चेक कर लेना, अगर आंसर नहीं आ रहा होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना या टेलीग्राम में बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड देयरफॉर नॉट डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बोल रहा है। अच्छा जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वो पीएल में आता है, तो कह रहा है कि कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो पीएल में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स का मतलब है जो आप सामान खरीद रहे हो ना ट्रांसपोर्टेशन का, इनवर्ड्स मतलब खरीदने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट कर रहे हो, भाई जो खरीदने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट कर रहे हो, वो तो आपका ट्रेडिंग में आएगा भाई, गुड्स खरीद रहे हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग भी आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अच्छा कैरेज ऑन सेल्स लिखा हुआ है, जो आप सेल करते टाइम पे, जो सेल करते टाइम पे आप जो खर्चा दे रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, और डिलीवरी चार्जेस वगैरह, वो आता है पीएल का पार्ट होता है, वो ये सेलिंग एक्सपेंस में आता है। सेलिंग एक्सपेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो, जो भी एक्सपेंस है जो मतलब आपका डायरेक्ट नहीं है, वो सारा सारा पीएल में आता है। तो कैरेज ऑन सेल्स कहाँ आएगा, पीएल में आएगा, ठीक है। देखो लिखा है ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बाकी देखो प्रोडक्शन का रॉयल्टी है, प्रोडक्शन में है दिख रहा है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस, अगेन सामान मंगाया आपने, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंस है वो आपका इनडायरेक्ट है, वो आपका पीएल अकाउंट में आएगा, ठीक है भाई। व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री टू क्लोज द परचेज रिटर्न अकाउंट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पहले आप समझो परचेज रिटर्न का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है। देखो परचेज रिटर्न, जो परचेज अकाउंट डेबिट करते हो हमेशा, लेकिन जब वापस करते हो सामान किसी को तो परचेज रिटर्न को कर देते हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, परचेज रिटर्न को कर देते हो क्रेडिट। एक मिनट, चार्ज खत्म हो गया, एक मिनट को चार्ज लगा ले भाई, हाँ ठीक है। आप परचेज रिटर्न को करते हो क्रेडिट, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डेबिट किसको करोगे, बड़ा सिंपल है, जिससे आपने पहले सामान खरीदा था, जिससे आपने पहले सामान खरीदा था, खरीदते टाइम पे उसको आपने क्रेडिट किया होगा, खरीदते टाइम पे उस बंदे को आपने क्रेडिट किया होगा क्योंकि वो आपका क्रेडिटर था। अब सामान आप वापस कर रहे हो तो अब उसको करोगे डेबिट। तो मान लो मुकेश है हमारा बंदा जिससे हमने सामान खरीदा था और उसको वापस कर रहे हैं, तो उसको कर देना डेबिट। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब क्लोज करोगे इस परचेज रिटर्न को तो क्या करोगे, ये एंट्री नहीं पूछा था मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ना, ये तो मैंने आपको ओपन करते टाइम की एंट्री बता दी, नॉलेज के लिए जरूरी है। अरे परचेज रिटर्न को क्लोज कैसे करोगे, क्लोज करने के लिए भाई क्रेडिट को डेबिट करना पड़ेगा, क्लोज करने के लिए परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे परचेज को, परचेज से ही परचेज रिटर्न माइनस होता है, परचेज लिखते हो फिर माइनस परचेज रिटर्न करते हो, तो परचेज रिटर्न कहाँ जाके मिल जाता है, परचेज में जाके मिल जाता है। तो परचेज रिटर्न को करोगे डेबिट, परचेज रिटर्न को करोगे डेबिट और परचेजेस को करोगे क्रेडिट। परचेज से क्रेडिट करने का मतलब है परचेज आपने इनिशियली डेबिट किया होगा, अब क्रेडिट कर रहे हो मतलब माइनस कर रहे हो अमाउंट, परचेज नेट आपका परचेज कम हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना, 10,000 का सामान खरीदा था, 2,000 वापस कर दिया, नेट परचेज आपका 8,000 हो गया। बस उसको डेबिट और क्रेडिट के खेल में बता दिया मैंने, तो भी वही चीज़ है। पहले आपने परचेज किया था डेबिट 10,000, अब आपने परचेज को कर दिया है क्रेडिट क्लोज करते टाइम पे परचेज रिटर्न को, तो भाई 2,000 माइनस कर दोगे, अब आपका परचेज बचा है खाली 8,000 का। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, वही जो मैंने आपको समझाई, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये देखो लिखा हुआ है
समझाने को मैंने समझा दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन तो कम है, मैंने ज़्यादा समझा दिया आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको, अच्छा नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, बाकी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो मैंने आपको फॉर्मूला सीधे सिखाया था ना। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या, हाँ 3 लाख ओपनिंग स्टॉक लिखो, प्लस परचेजेस लिखो 15 लाख, ठीक है बाबा, प्लस वेजेस भी लिखो भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस तो रहेंगे ही 1 लाख। क्या क्या लिख दिया, 3 लाख लिख दिया, परचेजेस लिख दिया, वेजेस लिख दिया, फ्रेट इनवर्ड्स भी लिखो भाई, बिल्कुल लिखोगे, सामान खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो 4 लाख, बस भाई कैलकुलेटर पकड़ना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये करके मैं दिखाई देता हूँ आपको, वरना कहोगे सर तो कैलकुलेशन करके दिखाई नहीं रहे। 3 लाख और क्या है, 15 लाख है, 3 लाख प्लस 15 लाख, अरे तो मन बिगड़ते फालतू। 3 लाख 15 लाख कितना हो गया, 18 लाख, 18 लाख प्लस 1 लाख 19 लाख, 19 लाख प्लस फिर से 1 लाख है ना, 20 लाख, 20 लाख माइनस 4 लाख 16 लाख। कैलकुलेटर क्या जरूरत है इसमें, तो मन में हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पता नहीं भाई, हाँ यही है देखो, ठीक है। मुझे पता नहीं था ईजी नहीं, ये डेटा है, वरना मैं कैलकुलेटर पकड़ता भी नहीं, ठीक है। ये तो मन में हो जाएगा, ठीक है। 16 लाख आंसर हो गया। चलो आगे आ जाओ। पैकेजिंग मटेरियल फॉर अ प्रोडक्ट इज यूजुअली अ डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो जनरली यूजुअली जो जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं पैकेजिंग मटेरियल को, मतलब जैसे ज़रूरी होता है, कोई कोई प्रोडक्ट का पार्ट होता है इनिशियल पैकेजिंग, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो जैसे जो टूथपेस्ट है उसको आप कैसे कैरी करोगे, उसमें वो ट्यूब होना ज़रूरी है, तो उसको प्रोडक्ट का बहुत ही इसेंशियल पार्ट, क्रिटिकल पार्ट मान लेते हैं, उस ट्यूब को भी पूरे प्रोडक्ट का इसेंशियल पार्ट मान लेते हैं। तो उसको जनरली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। भले पैकेजिंग मटेरियल आप अलग से दिखा देते हो कॉस्टिंग में, वो बात कहानी अलग है। अभी के लिए सिंपल टर्म्स में डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है वैसे वो, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपने मान लिया जो आपकी पैकेजिंग है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछ रहा है बट व्हाट अबाउट बिग कंटेनर्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग दोज गुड्स। अब कह रहे हैं अगर ये ट्यूब्स हैं, बहुत सारे ट्यूब्स हैं, 1000 ट्यूब हैं, इसको आप सप्लाई कर रहे हो अपने कस्टमर के पास और बड़े बड़े कार्टन्स यूज़ कर रहे हो, कंटेनर्स यूज़ कर रहे हो, शिपिंग कंटेनर्स यूज़ कर रहे हो, बड़े बड़े कार्टन्स, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप इन बड़े बड़े कंटेनर्स को यूज़ कर रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, कार्टन्स वगैरह को, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, टू बी वेरी प्रिसाइज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी साथ में ले सकते हो, चलो टू बी वेरी प्रिसाइज इसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मान लेते हैं। तो ये तो आपका क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट अबाउट दीज, देखते हैं ऑप्शन क्या है। दे आर डायरेक्ट, नहीं। दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई नहीं। दे आर रिगार्डेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डेबिट करते हो पीएल अकाउंट में, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं आता है, इनडायरेक्ट में आता है, ठीक। क्यों, लॉजिक मैंने बता दिया। इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, देखो क्लोजिंग स्टॉक जनरली ना एडजस्टमेंट एंट्री होती है। अब आप पूछोगे सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, देखो एडजस्टमेंट एंट्री वो होती है जो साल के एंड में ही तुम्हें पता चल सकता है कि क्या बैलेंस है, तभी उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे। अरे भाई क्लोजिंग स्टॉक आपको तभी पता चल पाएगा ना जब साल खत्म हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको तभी पता चल पाएगा ना जब साल खत्म हो गया होगा, ईयर खत्म हो गया होगा, ठीक। तो जब ईयर खत्म हो गया होगा तभी पता चल पाएगा, इसका मतलब है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो जनरली ये ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनता नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा रहता है अलग से, और फिर इसकी एडजस्टमेंट करते हो आप पीएल में भी, और जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है उनको आप एडजस्ट करते हो पीएल में भी, बैलेंस शीट में भी। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, इसका मतलब है इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया गया होगा परचेजेस के साथ। परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हो और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो ना, ये कब करते हो, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर से क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है तब। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की अलग से फिगर है, अलग से अकाउंट बना रखा है, इसका मतलब परचेजेस में एडजस्टमेंट हो चुका है, ऑलरेडी परचेजेस से माइनस हो चुका है ये, ठीक है। तो लिखा है ना कि तो फिर कहाँ रिकॉर्ड करोगे इस क्लोजिंग स्टॉक को, जब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज से माइनस हो चुका है तो आप पीएल में रिकॉर्ड नहीं करोगे, सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा एज अ करेंट असेट, क्योंकि स्टॉक आपका 1 साल के अंदर बिकने वाला है ये मान के चलते हैं, और जो सामान 1 साल के अंदर बिकने वाला है उसको करंट असेट मानते हैं, तो खाली बैलेंस शीट में रखोगे इसको। अगर
ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो पीएल में भी अलग से दिखाना पड़ता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया आपने एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो यहाँ है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू किया आपने, यहाँ बोल रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री की बात हो रही है, और उसको बुक्स में लाए, एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी उसकी, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक होगी। देखो मैंने आपको अभी समझाया था, क्लोजिंग स्टॉक या तो आप परचेजेस से माइनस कर दो, अभी समझाया ना, ट्रेडिंग अकाउंट है या तो डेबिट है तो परचेजेस से माइनस कर दो, नहीं तो आप सीधे क्रेडिट साइड पे रख दो। क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक आपका अगले साल का एक्सपेंस होगा, इस साल का ये एक तरह का बेनिफिट ही है, इस साल के एक तरह के क्रेडिट साइड में इसको लिख दे रहे हो क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है। और जबकि परचेज तो आपने पूरा किया था और ओपनिंग भी लिखा है, तो जो बच गया उसको माइनस कर देते हो, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे रख देते हो। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रख रहे हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कहाँ हो रहा है देख लो भाई, मुझे तो बी में लग रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो आंसर भी देखो बी ही है। एंट्री क्या है पूरी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक रखा था ना यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बात है, पीएल में पहुंच गए भाई, पीएल बधाई हो हमारा, अच्छा नहीं पीएल में नहीं पहुंचे, अभी ग्रॉस प्रॉफिट में ही है, अरे बाप अभी नहीं पहुंचे पीएल में, सॉरी अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट में ही हो, पीएल में इसके बाद आओगे, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ोगे फिर आओगे नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पीएल का ही पार्ट होता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अभी ट्रेडिंग में ही हो, अभी नहीं खत्म हुआ है, बहुत लंबा लेक्चर है, देखते हैं, पर पूरा खत्म करके छोड़ेंगे पूरा क्लैरिटी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज करेक्टली कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस परचेजेस, तो सिखाया नहीं अभी तक, ग्रॉस प्रॉफिट वैसे समझा दिया आपको, सेल माइनस परचेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस गलत है, सेल माइनस नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ ये बताया था मैंने, सेल माइनस सीओजीस बताया था ना, यही ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है। अच्छा नेट सेल्स क्यों लिखी है, सेल माइनस सेल रिटर्न होता है नेट सेल्स, इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हाई इज द ओपनिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लॉजिक पूछ रहा है, लॉजिक बताऊं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, जो पिछले साल सामान नहीं बिका है, तो वो इस साल बिकने वाला है, तो इस साल के एक्सपेंस में आ जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है, जो सामान इस साल बेच रहे हो उसके कॉस्ट को इसी साल रखोगे, जो सामान इस साल नहीं बेच रहे हो उसको आगे कैरी कर दो, उसकी कॉस्ट को आगे कैरी कर दो, तो ये ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का वही कैरी वाला है, जो पिछले साल सामान नहीं बिका उसकी कॉस्ट को हमने इस साल कैरी कर दिया है, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डाल रहे हो। तो वाई इज ओपनिंग स्टॉक डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि करंट लायबिलिटी है, नहीं, बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द करंट ईयर, ये तो ऑब्वियस है, पर बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। नहीं, हाँ तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ लिया, आप लोगों ने भी पढ़ ही लिया होगा, ये होप, ठीक है, जितनी जल्दी आपका कॉम्प्रिहेंशन है उतनी जल्दी आप एग्जाम में क्विक क्वेश्चन मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेरे हिसाब से यही आंसर। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, चलो आ जाओ। अब बिजनेस हैज अ सेल ऑफ 5,20,000, परचेजेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखे हैं, टोटल दे रखा है इतना, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल दे रखा है इतना, ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो बड़ा आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है भाई, सेल 5,20,000 माइनस परचेजेस 1,60,000 माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस 61,600। भाई कैलकुलेशन कर लेना कैलकुलेटर से, चाहो ऐसे ही हाथ से कर लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कर लेना, पर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2,98,400। चलो आगे आ जाओ। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं, अरे डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज, जब आपका सामान मंगा रहे हो ना आप, तो आपको डॉक चार्जेस क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, ये सब चार्जेस तो आपको देना पड़ता है। तो वही बोल रहा है ब्रिंगिंग परचेज गुड्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये आपका क्लीनिंग नहीं होगा, ये तो बाकी यार देखो सब इररिलेवेंट है। शिपिंग किया आपने फिनिश गुड्स को कस्टमर को, नहीं तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने जो पे किया है वो ये वाला पे कर रखा है, जब हमने गुड्स को मंगाया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में, तो हमको डॉक चार्जेस क्लियरिंग चार्ज सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तो फर्जी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं पढ़ा दिया। लेकिन आगे देखो, व्हाट हैपेंस टू द ग्रॉस प्रॉफिट फिगर इफ एन आइटम ऑफ कैरेज इनवर्ड्स, अगेन जब सामान कैरी कर रहे हो इनवर्ड्स परचेज करते टाइम पे, उसको अगर आप खर्चा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, उसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ेगा।
वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है कैरेज इनवर्ड्स। लेकिन कह रहा है उसको कैरेज आउटवर्ड्स मान लिया, आउटवर्ड्स आपका पीएल का खर्चा है। जब भी हम पीएल की बात करते हैं कंप्लीट पीएल की, तो ट्रेडिंग एंड पीएल बोलते हैं ना एक साथ, पहले ट्रेडिंग बनता है फिर पीएल बनता है। तो आपका जो कैरेज आउटवर्ड्स एज अ कैरेज आउटवर्ड्स रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपने ज़बरदस्ती का बढ़ा दिया है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते टाइम पे आपको ये कैरेज इनवर्ड्स का खर्चा रखना था, आपने नहीं रखा। कैरेज इनवर्ड्स का खर्चा रखना था बट आपने नहीं रखा, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया होगा, ओवर स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये देखो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38। इफ परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, व्हाट इज द रिजल्ट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज रख दिया है, परचेज ऑफ कंप्यूटर किया था, ये तो असेट में रहना चाहिए था ना, अब रख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंस को बढ़ा दिया है आपने, एक्सपेंस बढ़ा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका अंडर स्टेट हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका अंडर स्टेट हो जाएगा। और असेट भी आपका, असेट तो ओवर स्टेट नहीं होगा, असेट तो अंडर स्टेट होगा। तो खाली एक ही आंसर दिख रहा है मेरे को, यहाँ लिखा है असेट ओवर स्टेट, ओवर स्टेट तो नहीं होगा भाई। परचेज ऑफ कंप्यूटर किया था ना, कंप्यूटर असेट में रहता तो सही होता, कंप्यूटर परचेज असेट में नहीं है तो आपकी असेट भी तो अंडर स्टेट हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी अंडर स्टेट होगा, असेट भी अंडर स्टेट होगा। बट असेट अंडर स्टेट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर मजबूरी में मेरे को बी लगाना पड़ेगा और बी ही आंसर है, ठीक, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब आपका शुरू हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा था ना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जो आप बना रहे हो वो पीएल अकाउंट है। देखो ऊपर हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, है ना, यहाँ पे देखो कर रखा था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग पीएल जब आप साथ में बनाते हो, ट्रेडिंग पीएल जब साथ में बनाते हो, तो जब आप ट्रेडिंग तक काम कर लेते हो अपना, ठीक है, तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा और डेबिट वाला कम होगा, तो बैलेंस करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उतरेगा। लेकिन जब पीएल अकाउंट में आओगे आप, जब पीएल अकाउंट में एंटर करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करके लिखना पड़ता है ना। ब्रॉड डाउन करके क्या लिखोगे, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग तो पढ़ने वाले हो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखोगे आप अपना जो भी आपका ट्रेडिंग से पीएल आया था वो यहाँ पे लिख दिया आपने। और फिर नीचे क्या करोगे, नीचे आपके जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उनको इस साइड लिखते रहोगे डेबिट साइड में। और अगर आपकी कोई भी और इनकम है, अदर ऑपरेटिंग इनकम्स या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, उसको यहाँ लिख दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे इनकम्स को अगेन क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे लिखोगे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे, और फिर दोनों को बैलेंस करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नेट प्रॉफिट के आने के पहले भी एक टर्म है हमारे पास, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम पे आप क्या करोगे ना, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को लोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और एक्सपेंसेस को नहीं लोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम पे। मेरे कहने का मतलब इतना है कि जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया तो नेट प्रॉफिट में आने से पहले आपका एक और टर्म पड़ेगा, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रास्ते में एक चीज़ पड़ेगी, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आएगा नेट प्रॉफिट। और डिफरेंस ये है कि जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होगे तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को कंसिडर नहीं करोगे। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, ध्यान समझो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ के एक्सपेंस नहीं है, जैसे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं प्योर। आपने डिबेंचर इशू किया था तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपने लोन लिया था आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और आपने मशीन बेच दी, आपको लॉस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात करें, आपने मशीन बेच दी, आपको फ़ायदा हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन सबको नहीं रखोगे, अगर खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रखोगे, जो भी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे ऑफिस वाले एक्सपेंसेस थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस थे, इन सबको रखोगे अगर, तो आपको जब बैलेंसिंग करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएगा। टोटल रेवेन्यू अर्न्ड नहीं। सेकंड, प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड अबनॉर्मल आइटम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल और अबनॉर्मल आइटम्स को अगर हटा दोगे, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में जो खर्चे करते हो और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में जो कमाते हो, उन सबको पूरा रखोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने, मैंने बताया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ पे है ही, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर था वो तो रख ही दिया है, बाकी सारे एक्सपेंस जो भी हैं उनको यहाँ रखोगे, दोनों को बैलेंस कर दोगे,
आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑब्वियसली बात है क्रेडिट वाला ज़्यादा होगा अगर, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर यहाँ बन जाएगा। हाँ, अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन तीसरा वाला बनाओगे, तो फिर से जब तीसरा बनाओगे तो फिर से ब्रॉड डाउन यहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड वाले में ब्रॉड डाउन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको डेबिट साइड पे लिख दोगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उनको यहाँ लिख दोगे, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे इंटरेस्ट वाले। इस तरह से आपका फिर बैलेंस करोगे तो नेट प्रॉफिट फाइनली यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा था ना, तो बैलेंसिंग करने के लिए नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। सिंपल, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला पढ़ते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। देखो उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैसे नेट प्रॉफिट निकालते हो। कैसे निकालते हो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको माइनस करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उनको भी तो माइनस करोगे, और नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है उनको ऐड करोगे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ उल्टा बोल रहा है, नेट प्रॉफिट से उल्टा आना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो जो यहाँ पे तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस कर रहे थे ना, उसको वापस से प्लस कर दो। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट नहीं आना है, क्वेश्चन ने पूछ रहा है नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना है। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस बाय फायर क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इनको क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम पे प्लस करोगे, ऐड, यू आर एडिंग इट बैक, क्योंकि जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो इनको माइनस किया होगा। आपको उल्टा करना है तो प्लस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोथ शुड बी सब्ट्रैक्टेड, नो, एडेड, एब्सोल्युटली यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो रेगुलर बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है, जो प्योरली फाइनेंशियल है या अब नॉर्मल इनकम है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कमीशन रिसीव तो आपका नॉर्मल बिजनेस का पार्ट होता है, कमीशन आपको मिलता रहता है, तो ये ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। डिस्काउंट भी होता रहता है नॉर्मली, ये भी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है जो प्रॉफिट है, तो ये आपका आंसर हो सकता है, बट बाकी ऑप्शन ही पढ़ने पड़ेंगे। सेल रेवेन्यू आपका ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये आंसर नहीं है। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, रेंट भी आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग मिलता रहता है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ प्योरली फाइनेंशियल गेन। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है या जो अब नॉर्मल है, थेफ्ट हो गया, फायर लग गई, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, ये एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेट प्रॉफिट इज 19,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 500 सॉरी, इफ देयर आर नो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, दोबारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है। तरीका मैंने सिखाया था आपको, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे आते हो, जो आपके एक्सपेंस थे उसको ऐड बैक कर लो, वापस से ऐड कर लो। तो 19,000 प्लस 500, 19,500, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट इज ऑफन कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट, व्हाई, इट शोज द प्रॉफिट, नो, इट समराइजेज द असेट लायबिलिटी एट अ गिवन डेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसमें, बाकी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इजी। बैलेंस शीट पे पहुंच गए हम लोग। अरेंजमेंट, बैलेंस शीट क्या होती है ना, जहाँ पे असेट और लायबिलिटीज रहती हैं, याद है, असेट और लायबिलिटीज रहती हैं। अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मींस व्हाट। देखो लिक्विडिटी के बेसिस पे अगर आपको असेट और लायबिलिटी को अरेंज करना है, तो इसका मतलब है कि जो परमानेंट आइटम होंगे उनको पहले लिखोगे नहीं। असेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोस्ट लाइकली मोस्ट इजली आर शोन फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिक्विडिटी के बेसिस का मतलब है सबसे पहले आप कैश रखोगे असेट में, फिर रखोगे बैंक, फिर रखोगे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब जो जितनी जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो सबसे ऊपर रहेगा। तो कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर में अपने असेट और लायबिलिटीज को रखना, असेट को भी लायबिलिटीज को भी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, लायबिलिटीज दैट नेवर नीड टू बी पेड आर टू बी शोन फर्स्ट, नहीं, लायबिलिटीज जो तुरंत देनी पड़ेगी उसको पहले रखोगे। ओनली लिक्विड असेट, ये तो गलत है, ये सब गलत है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। क्या कहते हैं, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, मतलब अपने असेट लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर और दूसरा होता है परमानेंस ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर में जो सबसे लिक्विड आइटम होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, जैसे असेट के केस में कैश,
और इसके केस में, लाइबिलिटी के केस में ओवरड्राफ्ट बोल सकते हो, ओवरड्राफ्ट तुरंत पेमेंट करनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, एक होता है क्राइटेरिया परमानेंस का क्राइटेरिया, मतलब जो सबसे परमानेंट आइटम होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। असेट के केस में परमानेंट आइटम बिल्डिंग है, लैंड है। लाइबिलिटी के केस में परमानेंट आइटम शेयर कैपिटल है, सबसे लास्ट में देना पड़ेगा। वो परमानेंसी के ऑर्डर में जब अरेंज करते हो तो वो हो गया, और लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हो तो ये हो गया। ठीक, तो इसको बोलते हैं मार्शलिंग करना, एक ऑर्डर में रखना। ठीक है, और जनरली जो फॉलो होता है परमानेंस ऑर्डर फॉलो होता है, लिक्विडिटी फॉलो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परमानेंस आ गया, ऑर्डर ऑफ परमानेंस आ गया। विच ऑफ दीज एसेट वुड अपीयर एट द वेरी टॉप ऑफ बैलेंस शीट? कैश इन हैंड परमानेंस के लिए नहीं, नेटर्स नहीं, फर्नीचर और बिल्डिंग, हाँ ये सबसे ज़्यादा परमानेंट है ये असेट साइड में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल असेट? अरे तो आसान है, इनटेंजिबल असेट क्या होता है? पेटेंट और गुडविल सबके इनटेंजिबल असेट होते हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? बड़ा सिंपल है, आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई फॉर्मूला वगैरह बनाया, कोई भी इन्वेंशन किया तो वो आप ही यूज़ कर सकते हो, वो तो पेटेंट है आपका। या फिर किसी और ने बनाया, आपने पेटेंट खरीद लिया तो अब आपका पेटेंट भी हो गया, आप उसको इंटेंजिबल एसेट में दिखा सकते हो। और गुडविल आपको पता ही है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज, वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। हाउ इज द ड्रॉइंग बाय द प्रोप्राइटर ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट? देखो, जब ड्रॉइंग करता है प्रोप्राइटर तो बैलेंस शीट में क्या करते हो? उसको कैपिटल से माइनस कर देते हो, सीधी बात, कैपिटल से माइनस कर देना। मान के चलते हैं कि प्रोप्राइटर ने जो रुपए निकाले हैं उसने अपना कैपिटल कम कर दिया है। ठीक है, ओके। द टर्म ग्रुपिंग इन द बैलेंस शीट रिफर्स टू व्हाट? पुटिंग असेट एंड लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी? नहीं, ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं होता है। ग्रुपिंग का मतलब होता है जैसे नॉन करंट असेट को एक साथ रखना, करंट असेट को एक साथ रखना, नॉन करंट लायबिलिटीज को एक साथ रखना, करंट लायबिलिटीज को एक साथ रखना। पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग, ये सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What does an opening entry in journal represent? Opening entry क्या होती है जनरल में? First sale made? No. The entry made to open accounts contained in the previous year balance sheet in the new year. ये सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा मैं, क्योंकि जो आपका पिछले साल से बच गया है बैलेंस, उसको आप इस साल एंट्री कर, उससे अपने अकाउंट्स को ओपन कर रहे हो। पिछले साल का जो भी बच गया है बैलेंसेस असेट लायबिलिटी में, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी? देखो, करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटीज होती हैं जो एक साल के अंदर, वो ऑब्लिगेशंस जो आपको एक साल के अंदर पेमेंट करनी होती हैं। ठीक है, तो बिल्स पेबल जो होता है वो एक साल के अंदर जनरली पेमेंट करना होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इफ अ फर्म हैज एन असेट ऑफ 4,14,400, लायबिलिटी है आउटसाइडर को जो पे करनी है 91,000 करनी है, तो कैपिटल क्या होगा? तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो आपका कैपिटल क्या होगा? असेट माइनस लायबिलिटी। इसको इससे माइनस कर दो, अब ये तो अपने आप कर लेना, 4,14,400 माइनस 91,000 करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,23,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेक होल्डर इज मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस? किस स्टेक होल्डर को लिक्विडिटी से मतलब होगा, कैश से मतलब होगा? बैंक को, बैंक चाहता है पैसा वापस करो। बैंक को सबसे ज़्यादा मतलब होता है कि कितना लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी सामान वामान बेच के पैसा ले सकते हो ताकि हमारा पैसा वापस कर पाओ। बैंक को लिक्विडिटी से सबसे ज़्यादा मतलब होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एज अ व्हाट? तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ रखते हो? क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली आप ये कंसिडर करते हो कि एक साल के अंदर बिकने वाला है ना, आपकी इन्वेंट्री है वो, तो उसको क्या मानोगे? करंट एसेट मानोगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। चलो भाई, अब आपका इसी के साथ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है खत्म। अब आप मुझसे पूछोगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ मिलेगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है पीडीएफ का। अपने ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में खोलना, टॉप करो डॉट ऑनलाइन। क्या खोलोगे? टॉप करो डॉट ऑनलाइन। टॉप करो डॉट ऑनलाइन जब आप खोलोगे, ठीक है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, लिख दूँ क्या? टॉप करो डॉट ऑनलाइन। चलो मैं खोल के बता देता हूँ, अगर स्पीड सही आती है तो, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना अभी। चलो चल रहा है, सिस्टम ठीक चल रहा है। टॉप करो डॉट ऑनलाइन डालोगे, पीडीएफ आपको बता रहा हूँ कहाँ से मिलेगी।
इसमें कैश सेव है तो मुझे इनकॉग्निटो में खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये खुला, वेबसाइट खुल गई। अब देखोगे ऊपर ऑप्शन आएंगे कोर्सेज़ का, फ्री के है PDF, हाँ परेशान मत होना, फ्री का PDF है। कोर्सेज़ पे जाना और यहाँ देखो मिशन से भी लिखा हुआ है, ये फ्री कोर्स है, इस पर एंटर करोगे आपको सीधा सीधा इस पर एनरोल कर लेना, फ्री कोर्स है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ गुड न्यूज़ है। तो ये PDF आप यहाँ से देख सकते हो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पे जाना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।